आप बिल्कुल बुक्स लेके बैठ जाएंगे और रिसोर्सेज सारे ही लेके बैठ जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। 2-4 दिन पढ़ लेंगे और चले जाएंगे तब तो संभव नहीं था। रोज मेहनत करना, रोज पढ़ने के बाद ही ये संभव हो सकता है। हालांकि आपको वो ऑलरेडी आता भी हो तब भी आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, इस हिसाब से अपने दिमाग को मूव करना पड़ेगा कि मतलब ग्रेजुएशन में इतने अच्छे से नहीं पढ़े हैं या जिनका ग्रेजुएशन दूसरे सब्जेक्ट से है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि कितना ज्यादा रिसोर्सेज है मेरे डिस्पोजल पे, इनका कैसे यूटिलाइजेशन करूं। तो फिर मैंने मालवीय अकेडमी को ज्वाइन किया है कि हाउ टू हैंडल एग्जाम डे प्रेशर। हेलो एवरीवन, CUET PG मालवीय अकेडमी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजल्ट्स आपके आ चुके हैं और अब जो अगला सिलसिला चल रहा है वो आपके जो भी टॉपर्स रहे हैं CUET PG पॉलिटिकल साइंस से, उनसे बातचीत करने का चल रहा है और उनसे हमें ये जानना है कि कौन सी वो रणनीति थी जिसको फॉलो करके उनको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आज के सेशन में हमसे बात करने के लिए किरण शर्मा जुड़ी हैं जिनका स्कोर 248 है और बात करते हैं किरण से हम। हेलो किरण, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं आप। आई एम किरण शर्मा एंड आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मैं जम्मू डिवीजन से हूँ, रियासी डिस्ट्रिक्ट से, और रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से एक छोटे से गांव से, और वहीं से मेरा कॉलेज तक का एजुकेशन मेरा वहीं से रहा है। पॉलिटिकल साइंस में मुझे शुरुआत से ही इंटरेस्ट था, ह्यूमैनिटीज, इसलिए मैंने ऑप्ट किया 11th में। उसके बाद सिंस मुझे लगा कि पॉलिटिकल साइंस पे मैं इसको पढ़ सकती हूँ, अच्छा होल्ड बना सकती हूँ, तो उसी टाइम NEP आई है तो मेजर माइनर वाला सिस्टम आया है तो मैंने मेजर पॉलिटिकल साइंस चूज किया। उसके बाद जब मेरे 3 इयर्स ग्रेजुएशन के हो चुके हैं तो मुझे लगा कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इसे आगे, तो फिर मुझे मास्टर्स के लिए जाना सही लगा और उसी के चलते मैंने CUET PG जो है वो एग्जाम दिया और आई हैव क्रैक्ड इट बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय मेरी मेहनत और बाकी सबका जितना भी सपोर्ट रहा उसके चलते क्रैक हो चुका है और आगे अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या आएगा मेरे लिए। बहुत अच्छे से क्रैक किया है आपने, बिल्कुल तोड़ फोड़ मचा दिया है। JNU आपको आराम से मिलने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इंटरव्यू स्टार्ट करने के पहले आप अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं, वो क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो टीचर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है दोनों। पापा भी टीचर है, पापा हाई स्कूल में टीचर है और मम्मी मेरी मिडिल स्कूल में टीचर है। तो आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली जहाँ पर हम लोग रिसोर्सेज अफोर्ड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी मेरा एज है। गाँव से तो मैं जरूर हूँ बट मेरे पास एज जरूर है एक वेल टू डू फैमिली होने का, यानी कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद यही मेरी फैमिली का है और उन लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया, कभी भी कोई प्रेशर नहीं डाला है कि आप लोग साइंस ऑप्ट करिए, क्योंकि 10th में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद भी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था कि साइंस ऑप्ट करो, मैंने आर्ट्स ऑप्ट किए और उसके बाद 12th में भी अच्छे थे। उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस भी कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज ऑफ माय इंटरेस्ट। बिल्कुल किरण, अपने इंटरेस्ट से आपने पॉलिटिकल साइंस चुना और आपने बहुत अच्छा किया। और एक बात आपकी बहुत आपने अच्छी बोली कि बिना, कह सकते हैं ना कि पेरेंट्स के, घर वालों के सपोर्ट के बिना चीज़ें उतनी स्मूथली नहीं हो पाती हैं। भले ही आपका कितना भी इंटरेस्ट रहा हो, कितना भी आप पढ़ने में होनहार हो, ठीक है, लेकिन जब तक, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं, कभी ना कभी हम हिम्मत हारते हैं। बीच में ऐसा जरूर भी आपके साथ भी हुआ होगा जब आपका भी हौसला डाउन हुआ होगा कि भैया नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा। लेकिन उस टाइम पर हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारी जो फैमिली है, वो एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम के रूप में खड़ी होती है और कहती है नहीं, यू कैन डू इट। तो बिल्कुल आपने सही बोला, बिना उनके सहयोग के कुछ भी होना संभव नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया किरण कि आप जम्मू से हैं, तो अभी के हिसाब से अगर मैं आपसे ये ना पूछूं कि स्थिति कैसी है वहां पर, कैसा माहौल है, तो ये जाती होगी। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि क्या स्थिति है वहां पर इस समय, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट लगातार इंडो पाक का चल रहा है, ठीक है, तो कैसा क्या स्थिति है वहां पर? जम्मू वन ऑफ द रीजन्स है जो मेनली स्ट्रक हुआ है इस सबसे वॉर के दौरान। अगर सबसे ज्यादा कोई इसके कॉन्फ्लिक्ट के चपेट में आया है तो वो जम्मू कश्मीर आया है। तो जम्मू के अंदर भी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के सबसे ज्यादा चपेट में आई हुई है। और हाँ, लगातार जो वॉर के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मली
के क्या इफेक्ट्स हैं सब लोग जानते हैं, तो सब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी, उनको इवैक्यूएशन हो गया है तो उनको अपने घर छोड़कर भी आना पड़ रहा है और जान का भी नुकसान हो रहा है। तो जो वॉर के इफेक्ट्स होते हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमें भी देखने को मिल रहा है, जितनी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल रही है आपका ब्रीफिंग के थ्रू, गवर्नमेंट ब्रीफिंग के थ्रू और आर्मी ब्रीफिंग के थ्रू जो पता चल रही हैं, वो चीज़ें ये हैं कि स्थिति थोड़ी सी भयावह है, लेकिन हमें थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी, ठीक है। और ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर एक इंडियन को पता है कि हिंद की सेना कैसी है। जब हम कहते हैं ना कि जय हिंद की सेना, तो हमें पूर्ण विश्वास है उस पर, और देश पूरी तरीके से एकजुट है और किसी भी दुश्मन के किसी भी नापाक इरादे को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। और बस आप सभी अपना ख्याल रखें, अच्छे तरीके से सेफ रहें, और बाकी सब कुछ सेना संभाल लेगी, हमारी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो सब अच्छा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटरव्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कैसा लग रहा है अभी इतना अच्छा स्कोर करने के बाद, कैसी फीलिंग होती है, इसके बारे में बताएं। रिजल्ट जब आया तब, हाँ, एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था एक्चुअली, क्योंकि मैं जब एग्जाम देकर आई हूँ तो उसके बाद मैंने आंसर्स भी बुला दिए हैं। और यस, यू आर ऑडिबल। सॉरी, वो कॉल आ गया था बीच में। हाँ, ओके। तो मैंने उसके बाद आंसर्स भी बुला दिए थे और मैंने क्वेश्चंस क्या थे वो भी बुला दिए थे। मैंने सोचा चलो हो गया, 2 महीने से जो लगा हुआ था बस खत्म हुआ जैसे तैसे। तो उसके बाद मैंने ज्यादा फिर जब आंसर की आई है, मैंने अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट निकाली और फिर मैंने डरते डरते उसको मैच किया, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं कुछ तो बन पा रहा है। तो फिर तब भी मुझे लग रहा था कि नहीं क्या पता मैंने काउंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम कर दी है, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था मुझ पे। उसके बाद जब रिजल्ट आया है ऑफिशियल, तो फिर जब उसमें भी सेम स्कोर रहा है, तो फिर जाके मैंने थोड़ा एक्सेप्ट किया है कि नहीं। घर वालों का रिएक्शन कैसा रहा? घर वालों का रिएक्शन? वो घर वाले खुश थे, वो कह रहे थे कि ठीक है तुमने मेहनत की है, हमने देखा था, तो हमें तो लगता ही था तुम ही थी अंडर कॉन्फिडेंस बैठी हुई। तो ऐसा रहा उनका रिएक्शन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत किया था तो उसका फल तो मिलना था। बट हाँ, ये बात भी आपकी सत्य है कि हमें जब तक वो चीज़ें सामने नहीं आ जाती तब तक एक डाउट बना रहता है, और सेल्फ डाउट बहुत ज़रूरी है, मतलब एक लिमिट में बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अरस्तू को पढ़ रखा है, किसी चीज़ का एक्सट्रीम नहीं अच्छा है, लेकिन मॉडरेशन, बिल्कुल गोल्डन मीन बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट भी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, जब हम कुछ भी तैयारी स्टार्ट करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी जब हम शुरुआत करते हैं, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको भी इस एग्जाम में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, चाहे फिर वो आप देखेंगे कि पढ़ाई में या फिर पढ़ाई के अलावा बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, ऐसी कोई चीजें। तो जो चुनौतियां रही हैं उसके बारे में आप पहले बताएं। जी, एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट में बैकग्राउंड था ऑल्दो, बट हमारा मेजरली जो फोकस रहता है वो सब्जेक्टिव स्टफ पे रहता है। डिस्क्रिप्टिव जो मैटर रहता है उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं जब हम ग्रेजुएशन में से पढ़ते हैं या 11th 12th पे पढ़ते हैं। तो मेजरली हम लोग ऐसा हमें आदत होती है कि फॉर्डर इकट्ठा करना है, और एक अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 10 पेजेस के बना दें, बट वो सिंपली उसमें आप थोड़ा सा असेंस भूल जाते हो चीजों का, और वही ये जो एग्जाम होता है वही पूछा जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा इशू तो पहले ये था कि मैं ट्रांजिशन कैसे करूं अपना टेम्परामेंट, क्योंकि मैं शुरुआत से ही सब्जेक्टिव लिखती आ रही थी, तो ऑब्जेक्टिव पे कैसे जाऊं, तो उसमें भी मुझे डाउट था। और ऊपर से मुझे शुरुआत में ऐसा लगा था, मैंने लास्ट ईयर अगस्त में देखा था सिलेबस, तो मुझे लगा था मैं कर लूंगी क्योंकि चीजें जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी हूँ। पर जब मैं सीरियसली इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है,
जैन में आके तो मुझे डर लगने लगा फिर कि मैं ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये तो पूछ भी नहीं रहे हैं वो चीजें जो मुझे पता है, ये तो वो चीजें पूछ नहीं रहे हैं। और ऊपर से वो आपको क्या है कि आप सेमेस्टर्स में पढ़ते हो चीजों को डिवाइड करके, वो सारी चीजें इसमें आपको एक ही एग्जाम के लिए पढ़नी होती हैं जो आप सेमेस्टर्स में डिवाइड करके पढ़ रहे होते हो। तो हालांकि आपको वो ऑलरेडी आता भी हो, तब भी आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, इस हिसाब से अपने दिमाग को मूव करना पड़ेगा कि आपको करना पड़ेगा। और दूसरा थोड़ा सा फिर मेंटल प्रेशर भी आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा, मुझे डिस्पैरिटी का डर लगने लगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगा। और फिर लेकिन ये है कि मैंने फिर कनेक्टिविटी बनाना शुरू की, जैसे मुझे मालवीय अकेडमी का पता चला तो मैंने आपके कोर्स को भी ज्वाइन किया, आपके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया। उसके अलावा मेरे काफी सारे और फ्रेंड्स भी हैं जो ECCUET प्रेप के थ्रू बने, वो भी मैंने काफी सारे ग्रुप्स वगैरह जो है ज्वाइन किए। कहीं से भी गाइडेंस थोड़ा बहुत मिल रहा था अगर, तो वहां मैंने ट्राई किया कि मुझे मिल जाए कहीं से भी, बिकॉज इंटरनेट का जमाना है तो उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी उसने भी इसके लिए प्रिपेयर किया था, तो हम लोग एक साथ थे, कोई भी इशू होता था तो मैं उससे बात कर लेती थी क्या था। और मेरा इसी प्रेप के दौरान 2-3-4 और फ्रेंड्स भी बने थे, उन्होंने भी काफी मतलब कि सपोर्ट रखा मुझे कि कोई बात नहीं हो जाएगा। तो हर किसी का जो है सपोर्ट रहा है इसके अंदर, चैलेंजेस मैंने धीरे धीरे करके हर किसी की सपोर्ट के साथ ओवरकम किए हैं। बट हाँ, मेजर चैलेंज मेरे लिए यही था कि अब इस सिलेबस को रिवाइज कैसे करूं। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ चुकी थी मैं ऑलरेडी 2-3 साल पहले, सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी मैंने, ब्रॉबा भी पढ़ी है, ब्रायन डल्सन भी पढ़ी है, लक्ष्मीकांत पर बसु तक भी मैं गई हूँ। बट वही बात है कि इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ी थी, तो फिर उसको रिवीजन के लिए आपको प्रिसाइज नोट्स चाहिए होते हैं, तो वो कहीं से भी आपको मिले तो फिर आपको करना पड़ता है। ऐसा लगा मुझे कि इस तरह से मैंने अपने चैलेंजेस धीरे धीरे ओवरकम किए। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये तरीका चैलेंज को ओवरकम करने का बढ़िया है। जितना ही पढ़ेंगे उतना ही हमारी जो भी जितने भी सेल्फ डाउट हैं, जो भी हमें लग रहा होता है कि ये मुश्किल है, वो आसान होता चला जाता है। अचानक से तो कुछ नहीं होगा। अगर आज के 6 महीने पहले जब आपने सोचा होगा कि JNU जाना है और अगले दिन ही आप जाने का सोचते कि भैया 2-4 दिन पढ़ लेंगे और चले जाएंगे, तब तो संभव नहीं था। रोज मेहनत करना, रोज पढ़ने के बाद ही ये संभव हो सकता है, क्योंकि JNU कह सकते हैं कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का। सपने देखने के लिए भी बहुत कहते हैं ना गट चाहिए होता है JNU के बारे में, क्योंकि कहते हैं कि जो पिछली बार जैसे जो कट ऑफ थी 250 थी, इस बार मान चलते हैं हम कि थोड़ा सा पेपर ट्रिकी था तो 245 के राउंड रहने वाली है। बट फिर भी वहाँ उसके बारे में सोचना और फिर वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत कह सकते हैं प्रयास लगता है, मेहनत लगती है, जो कि आपने किया उसके लिए आप बहुत ही काबिले तारीफ आपने काम किया है। तो चैलेंजेस की बात हो गई, उसको आपने कैसे टैकल किया। आपने जैसे टैकल किया उससे सीख करके आने वाली जो कह सकते हैं एस्पिरेंट्स हैं वो भी उससे सीख लेंगे। आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे रिसोर्सेज की तरफ, क्योंकि जैसे जब कभी युद्ध होता है, जैसे अभी हमारी स्थिति ऐसे चल रही है, तो रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज नहीं होगा तो हम युद्ध कैसे करेंगे। तो जो CUET PG का युद्ध था, इसमें कौन से रिसोर्सेज को आपने फॉलो किया, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी, बुक्स, नोट्स, किस तरीके से आपने अपनी तैयारी की, उसके बारे में आप बताएं। एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड था, तो उस हवाले से मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ चुकी थी। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरी यूनिवर्सिटी सिलेबस से डिफरेंट थे यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने शुरुआत में ग्लोबा या फिर बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो फिर से उठाई। बट फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि इसका कोई फायदा नहीं रहेगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर और भी जो मतलब स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जिसकी सब बात करते हैं, मैंने सब यूटिलाइज किए हैं। इसमें कोई मैं वो नहीं कहूंगी, मतलब सब मैंने नोट्स वगैरह जो कहीं से भी मिलते थे, बुकलेट्स आती हैं जो, वो भी यूज किए हैं, और उसके साथ मैंने आपके नोट्स भी यूज किए हैं। और बाकी मतलब मैंने आपको बताया जितना रिसोर्स मुझे जहां से मिल पा रहा था, जितना मैं कर पा रही थी। ये भी एक सोचने वाली बात है कि आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि मेरा 2 मंथ्स का प्रिपरेशन ही था सिर्फ, तो उसमें स्ट्रीमलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप बिल्कुल बुक्स लेके बैठ जाएंगे और रिसोर्सेज सारे ही लेके बैठ जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें।
तो मैंने जितने भी आते हैं फेमस काफी सारी मतलब अकेडमीज है, उनकी बुकलेट्स है, तो वो यूज की थी। आपकी बुकलेट्स भी मैंने यूज की है, और उसके बाद मॉक्स मैंने लगाए हैं, और क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। तो जितने भी आपको एमसीक्यूज कहीं से भी मिल पाए, यूजीसी नेट के मिल ले या फिर सीयूईटी पीजी के भी मिल ले, या जेएनयू के जो एग्जाम्स रहे हैं पहले, और डीयू के एग्जाम्स रहे हैं। हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको एनालाइज करके अच्छे से कर पाऊँ, बट ऊपर ऊपर से मैंने नजर सबको दी थी। तो एमसीक्यूज जितने आप सॉल्व कर पाए तो उतना रहता है। बट ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस बार का एग्जाम बहुत अनकन्वेंशनल टाइप था। तो ऐसा रहा है कि आप बहुत भी पढ़ के गए होंगे, तो लक बेस्ड भी काफी ज्यादा इसमें चीजें रही हैं कि आपका माइंड सेट अप कैसे, आपने कौन सा लॉजिक लगा के क्या डिकोड किया, उसमें भी मतलब काफी ज्यादा वो चीजें रही हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल था। तो इसमें कोई भी मैं कहूंगी कि अगर किसी ने एक्सपेक्ट ज्यादा किए थे, उसके कम आए हैं, तो उसको ऐसा फील करने की मतलब जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद कह रही हूँ कि ये एग्जाम बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल ट्रिकी टाइप था। आपका दिमाग लग गया तो लग गया उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एनटीए चाहता है उस डायरेक्शन में लग जाए तो लग जाए, नहीं तो और ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था। मुझे ऐसा लगता है कि जितना पढ़ा भी था उसमें भी ये अजीब लग रहा था पेपर देखने में। बिल्कुल, पेपर अजीब था। इस बार का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था। अरबिट क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे, हर बार ही अरबिट क्वेश्चन होता है, लेकिन उसको वो सब्जेक्ट से रिलेटेड अरबिट क्वेश्चन होता है। इस बार क्या था कि जो जनरल नॉलेज होता है उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया, कुछ ईयर ऐसे पूछ लिए गए। अब जैसे राजधानी पूछ लिया गया, ठीक है, कि भैया कैपिटल पूछ लिया, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर गलत हो गया मेरा, ठीक है, तो थोड़ा मेरा भी गलत हो गया। हाँ, तो काफी बच्चों का वो गलत हुआ। काफी ट्रिकी पेपर था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किया जा सकता था। डिफिकल्ट नहीं कहेंगे पेपर को, ठीक है, पेपर डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन मॉडरेट था और ट्रिकी था पेपर। अगर किसी ने पूरे अपने कूल काम रह के टेम्परामेंट, अच्छे टेम्परामेंट के साथ अगर उसने एग्जाम दिया होगा, तो आपकी तरह उसके भी मार्क्स क्या हुए होंगे, अच्छे आए हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भी हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 260 265, ठीक है। तो इस तरीके की भी बात रही है। लेकिन वही है ना कि अगर आपने जैसे पूरा सोच के रखा था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और जब आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिखे तो आप पैनिक कर गए, और उस स्थिति में आपसे क्या हो गई, गलतियां हो गई। जिन्होंने अपना कूल काम मेंटेन रखा उसने थोड़ा सा इस एग्जाम में अच्छे से जो है परफॉर्म किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपने जो रिसोर्सेज की बात बताई, तो एक बात क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज करना, क्या वो रिवीजन हो पाता है, क्या वो रिवीजन हो पाएगा, या रिसोर्सेज कई जगह से देखना बट बाद में उसको फिगर आउट करना कि कौन सा बेस्ट है, ये उचित होगा। क्योंकि अभी तक जो हमारी बात हुई उसमें पता चला एस्पिरेंट्स इस तरीके से उसको ले लें कि जो भी जहां से मिल रहा हो उसको पढ़ने लगे, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। लिमिटेड और कह सकते हैं मल्टीपल रिसोर्स, इसके बारे में क्या व्यूज हैं आपके? मुझे लगता है कि देखो, अगर आपके पास एक साल है तो आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप बेसिक्स वगैरह क्लियर करो, ये सब करो। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि फिर आप क्या करें कि अगर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, वैसा भी है, तो आप ट्राई करें कि स्ट्रीमलाइन कर लें रिसोर्सेज को। जो ऐसा नहीं है कि जो जहां से आ रहा है, अगर आपको पता है कि आपने हॉप्स पढ़ लिया एक पर्टिकुलर रिसोर्स से, एक रिसोर्स और देख लें, एक रिसोर्स और देख लें, आपको लगे कि उसमें भी उतना ही दिया जा रहा है जितना इस पर्टिकुलर रिसोर्स में, दूसरे रिसोर्स में भी उतना ही है, तो फिर आप उतना ही ट्राई करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं हॉप्स पे। अगर आपको पता चल जाए कि इस तरह से हॉप्स पे पूछा जाएगा सवाल, और अगर आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करने लगेंगे और फिर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने अपने केस में नोट्स बना लिए थे, ऐसा टाइम कम था बट मैंने मतलब फिर टाइम ज्यादा देना शुरू किया। टाइम मुझे काफी ज्यादा दिन के 8-8 9 घंटे हो जाते थे, क्योंकि फिर मैं नोट्स बनाने बैठ जाती थी।
तो मुझे जहां से भी रिसोर्स मिलता था और मुझे लगता था कि ठीक है ये यूजफुल हो सकता है। हालांकि मोस्टली तो जो स्टैटिक पार्ट है वो मोस्टली हर जगह सेम ही होगा, कुछ चेंज उसमें होता नहीं है। तो आपको अगर लगे तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, अगर आपके पास कुछ है ऑलरेडी नोट्स तो आप एडिशनल कुछ उसमें डाल सकते हैं, तो उसमें ऐड कर लीजिए। और बेटर रहेगा कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते रहिए। जैसे अगर आपने पहले डब्ल्यूपीटी किया है और फिर आप पॉलिटी चलाना शुरू कर रहे हैं, तो फिर पॉलिटी के साथ आप डब्ल्यूपीटी रिवाइज करना शुरू कर दीजिए ताकि वो रिटेन रह जाए। एंड में रिटेंशन का ही टेस्ट रहता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेस को अपने जो है एक तरीके से फिक्स किया जाए, और अगर कुछ नई चीज़ें मिल भी रही हैं तो वही सेम रेपिटेशन ना होने पाए, उसी सेम चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे अगर हॉब्स का एग्जांपल लिया आपने, हॉब्स को ही ले लें तो स्टेट ऑफ नेचर हो गया उनका, ह्यूमन नेचर हो गया, ठीक है। अब ये हर जगह सेम रहने वाला है, सिर्फ आपकी जो वर्डिंग होगी ना, जो लिखने का तरीका होगा वो अलग होगा। और आप अगर 50 अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो वो फिर दिमाग में रहना उस टाइम पर मुश्किल हो जाएगा। इसके बजाय कि आप एक ही चीज को 50 बार पढ़ लें तो वो दिमाग में बैठा रहेगा और आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं एस्पिरेंट्स कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन कि हम किस पर ज्यादा फोकस करें, हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ओर जाएं, हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन करें, या फिर हम फैक्ट्स की ओर जाएं। फैक्चुअल नॉलेज पर कितना ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पर कितना ध्यान दें, कैसे दोनों के बीच में बैलेंस बनाएं, इस पर क्या विचार हैं और इस पर क्या सलाह देंगी आप? मुझे इसमें लगता है कि आपको दोनों का बैलेंस लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस कोई एक फैक्टर नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना और उस पे फर्दर थिंकिंग करना भी पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। तो अगर आप इसका एंट्रेंस देने चाहेंगे तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि सिर्फ फैक्ट्स करके आप जाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा, आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थ्योरी की बात होगी या थॉट की बात होगी, तब तो आपको थिंकर को ही समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो पहले स्ट्रॉन्ग रखनी है। फैक्ट्स फिर मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट्स फिर हो जाएंगे अगर आप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो अगर आप ऐसे बैठेंगे फैक्ट्स रटने तो वो शायद आपको रिलेट ना कर पाए, तो वो याद ना रहे। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि प्लेटो एलेगरी ऑफ केक्स की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, और अरिस्टोटल अगर किन्हीं चीजों की बात कर रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, तो फिर आप उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके फैक्ट्स जो है वो इजीली याद कर पाएंगे। तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना है, आप कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस बार का एग्जाम ज्यादा फैक्चुअल था, बट आई थिंक नहीं, आप सिर्फ फैक्ट से काम नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट का नेचर ही वैसा है, आपको थोड़ा एनालिसिस वाला दिमाग लेके चलना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल सही बात आपने बताई किरण, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो क्या करते हैं कि गाइड उठाते हैं, मार्केट में बहुत सारी गाइड उपलब्ध है और उसको वो रटना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया रट लो रट लो रट लो रट लो। रटने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आपकी चीजें बिल्कुल अच्छे से हो सकती हैं, बजाय कि भैया आपने सिर्फ फैक्ट रट लिया और जरा सा स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन आ गया और आप वहीं धराशायी हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने फैक्ट याद किया हो वो वाला फैक्ट ना पूछा जाए, दूसरा थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इस स्थिति में आप फंस जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल सही कहा है किरण ने, गोल्डन मीन अपनाना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर भी मध्यम मार्ग चुनना चाहिए हमें कि हम कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद हम फैक्चुअल डेटा को क्या करें, अच्छे से रिवाइज कर लें। क्योंकि 40 क्वेश्चन लगभग 50% से ज़्यादा फैक्ट्स आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो फैक्ट्स कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आराम से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो कि दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत ही कह सकते हैं कि हॉट टॉपिक है जिसके बारे में बच्चे बहुत परेशान हैं, और आपने भी ये चीज फेस किया होगा, 100% किया होगा। उसको कैसे आपने टैकल किया उसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो फैक्चुअल डेटा है ना, जैसे बुक्स हो गया, ईयर हो गया, कोल्ड वॉर है, उसकी क्रोनोलॉजी ही बहुत सारा पूछ लेता है, इसको कैसे याद रखें? इतना पूरा कह सकते हैं सागर है, इतना पूरा समुद्र है, डेटा पूरा इतना सारा, कैसे याद रखें इसको? क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है सिलेबस से, तो कैसे याद रखें इसको? अपने केस में मैंने मतलब फैक्ट बुक बना ली थी और उसका उसको देखती रही, मतलब रेपिटेडली रिवीजन करती रही, क्योंकि ट्रिक्स वगैरह काम नहीं करती है, मेरे लिए काम नहीं करती है, मुझे याद नहीं होता उससे।
तो एक दो बार से ज्यादा मैं ट्रिक्स का इस्तेमाल कर नहीं सकती, तो उसकी वजह से क्या था कि मुझे उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता था। और कई बार कुछ कीवर्ड्स होते हैं बुक्स में, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जहां से आप असेस कर सकते हैं कि कौन सा ट्यूटर ये बात इस टॉपिक पे कौन सा ट्यूटर बात कर सकता है। जैसे कास्ट की बात आएगी तो आप अम्बेडकर को वहां पे कैसे कर सकते हैं, तो गांधी जी के भी कुछ कीवर्ड सत्याग्रह हैं या फिर कुछ ट्रूथ आप कर सकते हैं वहां से उसका असेसमेंट कि ये गांधी जी लिख सकते हैं। तो बाकी मेजरली आपको बुक्स वगैरह और उसके ईयर्स का अगर स्पेशली, क्योंकि वो तो बेसिकली रट्टा पार्ट है कि क्या ईयर्स क्या, अगर अनटिल एंड अनलेस आपको उसकी हिस्ट्री ना पता हो किताब की तो तब तक तो वो रट्टा ही है, और इतना टाइम नहीं होता कि आप सारी किताबों की हिस्ट्री लेके रखें। तो आपको फिर वो रेपिटेडली देखना पड़ेगा, मुझे रेपिटेडली देखना पड़ा था। और कुछ बुक्स के केसेस में मुझे पता था कि इसमें क्या बात बोली गई है, तो उधर से मैं थोड़ा आइडिया लगा सकती थी कि ये पहले लिखी होगी, ये बाद में लिखी होगी मार्क्स की बुक्स में। तो मेजरली आपको फैक्ट्स को रेपिटेडली रिवाइज करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, जो मैंने अपनाया था। बिल्कुल, उसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है। जो मैं भी बताता हूँ, आपने भी अगर सुना होगा तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बार बार उसको रिवीजन ही करना पड़ेगा। जैसे हम अपने पेरेंट्स की, अपने जो कह सकते हैं जो हमारे खास सगे संबंधी होते हैं, उनकी आवाज़ को हम एक बार जस्ट हेलो से पहचान जाते हैं। जैसे ही हेलो आता है और हम तुरंत पहचान जाते हैं आवाज़ को, ठीक है, उस आवाज़ को। तो वैसे ही अगर हम बार बार कोई फैक्ट हमारी आंखों के सामने से गुजरेगा तो हमें ऐसे अगर हम बैठे और हम याद करें, हो सकता है हमें ना याद आए, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, जब उससे रिलेटेड आप देखेंगे तो बहुत आराम से वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको याद आ जाएंगी। तो उसको बार बार रिवीजन करना ही एक की है। उसको आप नोट्स बना सकते हो, उसको आप पेस्ट कर सकते हो, उसको आप अपनी टेबल पर जैसे भी कर सको, बस आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा। जैसा कि किरण ने बताया, वही एक उपाय है, उसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी घुट्टी नहीं है जो मैं पिला दूं और आप बिल्कुल एकदम अगले दिन उठें और कहें हाँ आप कुछ भी पूछो सब कुछ याद है, ठीक है। तो अब अगली जो बात है वो थोड़ी सी मुझको जब भी मेरी बात होती है इस टॉपिक पर तो मुझे थोड़ा सा आनंद भी आता है और हंसी भी आती है कि कहते हैं ना कि टॉपर्स जो हैं वो आसमान से पैदा होते हैं, वो कुछ अलग ही करते हैं, एकदम अलग करते हैं। तो टॉपर्स क्या अलग करते हैं, एक टॉपर के मुंह से ही ये सुनना अच्छा होगा कि उनकी रणनीति क्या होती है, वो क्या अलग करते हैं, क्या रणनीति है जो वो बताना चाहेंगे जिससे कि आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको फायदा मिल सके और वो भी 240 प्लस स्कोर ला सकें। मैंने पर्टिकुलरली मैंने तो स्ट्रेटेजी भी नहीं बनाई थी शुरुआत में, मुझे अच्छे से याद है। मेरा इतना था कि मैं वीकली बना रही थी कि मुझे अगर पॉलिटी कवर करनी है तो इतना मेरे से हो जाए तो ठीक रहेगा, इसके साथ साथ मैं रिवीजन शुरू कर दूं। मुझे प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा था शुरुआत में, बट ऐसा है कि वही आपके फ्रेंड्स भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते रहते हैं और आपकी फैमिली भी होती है जो आपको सपोर्ट करती रहती है, तो उनसे बीच में बात कर लो। और लाइक माइंडेड फ्रेंड्स जो होते हैं वो तो और ज्यादा मतलब आपको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा मेरा रहता था कि वीकली स्ट्रेटेजीज कई बार बना लेती थी कि वीक में इतना करूंगी और इसको फिर रिवाइज कर लूंगी। अगर फर्स्ट वीक पॉलिटी का रखा है, सेकंड वीक थॉट का रख लो, थॉट जब आप कर रहे हो तो सब साइड भी आप पॉलिटी रिवाइज करते हो, और फिर जब आप जाते हो तो फिर पिछला जो किया तो थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको सब रिवाइज करना है, थोड़ा थोड़ा करके एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज कर लो या क्वेश्चंस लगा लो। तो यही बेसिकली मैंने 2-4 महीनों में खुद में तो यही किया मैंने, मतलब एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, कह सकते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं या फिर जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं वो चीज़ें वही करते हैं, बस थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से करते हैं कि ये नहीं है कि भैया जब मन में आया जो उठा लिया, कभी प्लेटो पढ़ लिया, कभी लिबर्टी पढ़ने लगे, कभी आईआर में कोल्ड वॉर पढ़ लिया, आधा टॉपिक उसको वहाँ छोड़ा आधा वहाँ छोड़ा। ऐसा नहीं करना है, प्लान करना है, अपनी तैयारी को प्लान करना है कि कब मैं क्या करने वाला हूं, करने वाली हूं, कौन सी चीजें कब पढ़ूंगी, कैसे रिवीजन को पर्याप्त मौका दिया जाए, कैसे एमसीक्यूज के प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से किया जाए। तो सब चीज़ों को प्लान करके ही चला जा सकता है। अगर हम इसमें बात करें रोल ऑफ पीवाईक्यूज का और मॉक टेस्ट का, तो वो कैसे आप देखती हैं? वो एक्चुअली ऐसा है कि ये तो नहीं हो सकता कि पीवाईक्यू बिल्कुल ही उठा के आपको आ जाएगा या फिर मॉक से कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ जाएगा।
ऐसा इस चीज की श्योरिटी नहीं होती है। हालांकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए, बट श्योरिटी नहीं होती है। बट ये कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और मॉक्स लगाते हैं, तो पीवाईक्यूज में तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपको थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाती है कि इस टॉपिक पे पूछा जाएगा, या फिर आपको दिमाग लग जाता है कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करना है। तो पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तो उसके डायरेक्ट आंसर्स ना देखें, उसे सॉल्व करें, तो फिर अपने आप का इवैल्यूएशन करें कि आप कितना इस तक कर पा रहे हैं आप सॉल्व। और फिर मॉक्स का ऐसा है कि आपको माहौल पता चल जाता है कि एग्जाम में कैसा माहौल रहेगा, जब क्योंकि आपको टाइम लिमिट में उसे करना पड़ता है, और उसमें भी आपका मतलब इवैल्यूएशन तो हो जाता है, फिर आपको मार्क्स पता चल जाते हैं। तो मॉक्स आपकी हेल्प करते हैं कि वो आप प्रेशर के अंदर हैंडल कैसे करना है सभी क्वेश्चंस को, उस कैपेसिटी को बिल्ड करने में। और अगर इस एग्जाम में क्या बोल रहा होगा पीवाईक्यूज का, तो मैं तो कहूंगी कि ये काफी हटके था, पीवाईक्यूज से नहीं था। मैं तो कहूंगी थोड़ा सा ऑकवर्ड एग्जाम था, थोड़ा सा। हाँ। आप जाओगे, आप उसको देखोगे तो काफी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों पूछे जा रहे हैं। तो जैसे पॉलिटी से काफी एक्सपेक्टेशन लेके बच्चे गए होंगे कि पार्लियामेंट से आएगा, पर पार्लियामेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं था। उसमें भी काफी सारे ऐसे थे जहाँ पे मुझे तो पर्टिकुलरली मेरा जो पिछला 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पढ़ रखा था, उसकी वजह से मुझे थोड़ी हेल्प हो गई। जहाँ से मुझे याद था कि मिजोरम स्टेट कब बना है, तो उधर से एक क्रोनोलॉजी मैंने क्रैक कर लिया। तो ऐसा ऐसा है, थोड़ा चीजें जो है आपको पीवाईक्यूज तब भी करके जाने हैं, बिकॉज यू नेवर नो, एग्जाम इज अनप्रेडिक्टेबल, बट यू शुड नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर ऑफ द एग्जाम, एंड फॉर दैट आई थिंक पीवाईक्यूज एंड मॉक्स आर वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो एग्जाम इन्वायरमेंट है ना, उसके लिए मॉक और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज में इस बार का एग्जाम थोड़ा सा कह सकते हैं डिफरेंट था भले ही, हालांकि फिर भी लगभग 50 क्वेश्चन तो आपको आपके सिलेबस के हिसाब से ही मिलेंगे जो टॉपिक्स में थे। ठीक है, अर्बिट क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो है, हाँ ठीक है, 10-12 हर साल होते हैं, इस बार 2-4 ज्यादा आ गए थे। ठीक है, वरना हर बार आप देखेंगी कि अर्बिट क्वेश्चन तो होता ही होता है। हाँ, सब्जेक्ट से होता है अर्बिट क्वेश्चन, टॉपिक से होता है अर्बिट, लेकिन इस बार ऐसा था कि जीके पूछ लिया था, जनरल नॉलेज से अर्बिट क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो गई। बाकी मॉक जब आप देंगे तो, क्योंकि मॉक क्या होता है, मॉक भी आपके सामने नया नया ही पेपर आता है, तो आपको वो एग्जाम में जो प्रेशर आने वाला है ना, उससे जो है काफी ज्यादा हैंडल करने में मदद मिल जाएगी उससे। तो इसलिए पीवाईक्यू और मॉक, जैसा कि आपने बताया, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, जरूर सॉल्व करना है। पीवाईक्यू और सिलेबस, ये 2 चीज तो इंपॉर्टेंट है ही है। तैयारी शुरू करने के पहले भी इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। अब जैसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात हो रही थी, तो उसमें ग्रेजुएशन का कितना महत्व है। जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं हम, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, क्योंकि 2 महीने 3 महीने की हम सीयूईटी पीजी की तैयारी करते हैं, उसमें हम कितना ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो ग्रेजुएशन का कितना महत्व होता है। और दूसरी बात, दूसरा पहलू भी हमें टच करना है कि मान लीजिए कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन सही से नहीं किया, जो कि आज इंडिया की स्थिति है कि अगर मान लीजिए ग्रामीण परिवेश से हैं, या फिर अगर ऐसे थोड़े से कह सकते हैं कि कम नामी विश्वविद्यालय या फिर ऐसी जगह से लोग कर लेते हैं ग्रेजुएशन अपना, तो वो भी हतोत्साहित ना हो जाए। हमें दोनों एंगल से बात करनी होगी कि ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट तो है, वहां से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो होती है, लेकिन क्या अगर जिसका ग्रेजुएशन उतना अच्छा नहीं हो पाया है, क्या वो भी कैसे कर सकता है कॉन्सेप्ट अपना क्लियर, उसके बारे में भी हमें बात करना होगा। जी, ग्रेजुएशन का रोल मेरे लिए पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि हम लोग ने ग्रेजुएशन काफी अच्छे से पढ़ाई की थी उस टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी स्टैंडर्ड बुक्स रह चुकी हैं, तो वो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम ही पढ़ी थी, तो मैं सीरियस थी अपनी ग्रेजुएशन को लेकर। और तो मेरा था कि मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, हालांकि तब मेरा कोई ये प्लान नहीं था कि आगे सीयूईटी पीजी देना है, बट ऐसा था कि इसने सब्जेक्ट दिया है तो एक जस्टिस करेंगे इसके साथ। अगर सब्जेक्ट डिमांड करता है कि ये चीजें आप पढ़े, तो आपको पढ़नी चाहिए, तो वो मैं पढ़ती रही। तो उधर से कॉन्सेप्ट्स जो चीजें, और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े थे, क्योंकि सिलेबस जो सीयूईटी का है वो डिफरेंट है हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से। तो हम लोगों को रेशनलाइज तो सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है, तो काफी सारी चीजें हमें नहीं थी, तो वो चीजें सीयूईटी में थी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा। और हाँ, वो जो लोग जो मतलब
मतलब ग्रेजुएशन में इतने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, या जिनका ग्रेजुएशन दूसरे सब्जेक्ट से है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीएससी किया होता है, पीछे आगे मास्टर उनको करना होता है तो उन लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के और भी तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बुक्स उठा के बैठ जाए, हालांकि थोड़ी सी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो तो बहुत एसेंशियल होती है, वो आपको पढ़नी चाहिए। बट अगर नहीं भी हो पा रहा है तो फिर आप यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे फ्री मटेरियल बहुत अवेलेबल है, जहाँ पर बहुत सिंपल भाषा में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट्स है क्या। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उस पर थोड़ा सा। अगर आप बुक नहीं उसकी टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड कर पा रहे, लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, तो फिर आप ट्राई करें कि आप जहाँ से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जैसे यूट्यूब लेक्चर्स होते हैं वहां से ट्राई करें कि आप अंडरस्टैंड कर लें। बट मेरा यही रहेगा कि बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हेल्पफुल रहता है आगे जाके। तो जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन अगर अच्छे से नहीं किया तो आपका आगे ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। पर कभी भी आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो, बस आपको वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर वो कभी भी हो उससे ज्यादा पीछे अगर किया हो तो ग्रेजुएशन में किया हो तो हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल हेल्पफुल तो रहेगा, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन में वो चीजें पढ़ी हैं तो आपको दोबारा वो चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। बट अगर आपने ग्रेजुएशन में मौज मस्ती किया है, मजे किए हैं, तब फिर आपको अचानक से बहुत ज्यादा भार आ जाएगा आपके ऊपर। आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना होगा और आपको फैक्चुअल डेटा भी लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने देखा, इस बार भी आपके संपर्क में भी जो दोस्त रहे होंगे या फिर जिन्होंने दिया होगा, उनमें से किसी ना किसी के साथ तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत किया, सारी चीजें किया, लेकिन एग्जाम डे के प्रेशर को नहीं संभाल पाए। तो उसके लिए क्या सजेशन होगा कि हाउ टू हैंडल एग्जाम डे प्रेशर, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? उस दिन उस हॉल में जब बैठो तब क्या स्ट्रेटेजी हो? हालांकि मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उन सबका अच्छा एग्जाम गया है, उन सबके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। बट हाँ, ऐसा मैंने सुना है कि क्या कि बहुत सारे बच्चे प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। तो अगर मैं तो बताऊं तो मैं अपनी क्या ही बात करूं, इस पर प्रेशर तो मैं भी बहुत ज्यादा लेती हूँ। बट ऐसा है कि उस दिन मैं जा रही थी जब एग्जाम देने, तो उस दिन जब हम जाते हैं जम्मू सेंटर तो सामने बावे वाली माता वहां पे मंदिर आता है। तो मेरा ये था कि हो जाए तो ठीक है। मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ भी बात की थी, वो भी मतलब मेरे साथ ही है, उसके भी अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो उससे बात की थी, उसने मुझे कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, नहीं होगा, मान ले कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो इग्नू से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज्यादा हमारे पास रास्ते खुल जाएंगे, हम और एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। तो कोई उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो बिना प्रेशर के जाना है, ऐसा नहीं कि अब नहीं मिलेगी कोई। हमें तो ऐसा था कि कोई भी ना मिले, चलो कोई भी ना मिले, ओपन से कर लेंगे, इतना भी वर्स्ट सोच के चले गए थे हम। तो आई थिंक वो चीज थोड़ी हेल्प कर गई कि ठीक है यार, कर लो चूज, नहीं गलत जाएगा तो जाएगा, क्या होता है उससे। थोड़ा सा माइंड फ्री था। बिल्कुल, निगेटिव मोटिवेशन भी कभी कभी काम कर जाता है, वो भी थोड़ा सा हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि ठीक है भाई, देखो मेहनत करने में कमी नहीं करनी चाहिए। पहले से ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया हम पढ़े ही ना, मेहनत ही ना करें। लेकिन जब एक बार मेहनत कर लिया तो अब जब वो दिन आ ही गया है कि उस दिन आपको अच्छा करना है, तब उस दिन प्रेशर लेके कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई स्ट्रेटजी एग्जाम डे की, भैया पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक करने से आपका ही नुकसान होने वाला है। एकदम कूल काम कंपोज रहो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि मालवी एकेडमी किस तरीके से आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहा, इसके बारे में आप कुछ बताएं। शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ी सी डायरेक्शन लेस थी, हालांकि अंडर कॉन्फिडेंट भी थी, पर डायरेक्शन लेस थी ज्यादा, कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि कितना ज्यादा रिसोर्सेज है मेरे डिस्पोजल पे, उनका कैसे यूटिलाइजेशन करूं। तो फिर मैंने मालवी एकेडमी को ज्वाइन किया है, जो क्रैश कोर्स रहा है, उसका मुझे दिखा कहीं पे, तो फिर मैंने सोचा कि ज्वाइन करके देखते हैं। तो उससे मेरी तैयारी में कहूंगी स्ट्रक्चर्ड बन गई। तो स्ट्रक्चर आ गया मेरी तैयारी में, जैसे कि आज हालांकि मैं उससे पहले से स्टार्ट कर चुकी थी, बट इतना था कि आज ये लेक्चर है तो ये टॉपिक भी मैंने करना है, साथ साथ में जो पहले कर रही हूँ उसके साथ ये टॉपिक भी करूंगी। तो आप तो मालवी एकेडमी तो यूट्यूब पे भी लेक्चर्स जो है वो करवा रही थी, यूट्यूब पे भी वैसे ही चल रहा था। तो बहुत, मैं कहती हूँ मटेरियल तो बहुत अवेलेबल था, अगर यूट्यूब पे भी पढ़ा जाए तो आप मतलब आपकी जो मेहनत है सर की स्पेशली,
और आपने मोटिवेशन भी काफी हाई रखा था बच्चों का कि हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट करना है, सोचना है कि किसी का नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर बन गई मेरी तैयारी। दूसरा मुझे एक मोटिवेशन आया कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। और फिर जब धीरे धीरे कवर होने लगा सारा, और फिर मैंने मॉक्स लगाए हैं मालवीय अकेडमी के 27 मॉक्स, आई थिंक 10 फुल लेंथ थे और बाकी कुछ टॉपिक वाइज भी थे, वो सब लगाए थे मैंने। और उससे फिर जो ऐसा है कि जैसे टॉपिक्स पढ़ते रहो और फिर जैसे टॉपिक हो गया तो फिर देख लो, मॉक देख लो, फिर मॉक लगाया तो फिर आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे आ रहा है इस टॉपिक से, जो भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो मैं कर लूंगी। तो मालवीय अकेडमी का भी काफी योगदान लगा है। बिल्कुल, आपकी जानकारी के लिए बता दें किरण कि आपको बिल्कुल ऑब्जर्व किया जाता था, बच्चे भी आपकी बात करते थे कि कोई तो सर किरण है जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मॉक में। तो मैं कहता था कि बिल्कुल अच्छा है। कुछ साइलेंट पढ़ने वाले भी लोग होते हैं जो शोर शराबे से दूर रह करके चुपचाप शांति से पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगा आपसे इस तरीके से बाद में बात करके। तो अगर हम कुछ लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो जितना भी अभी हमने बातचीत किया उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि फाइनल एडवाइस क्या होगी, क्या आप बताना चाहेंगे जो अपकमिंग एस्पिरेंट हैं जो 2026 में देने वाले हैं CUET PG एग्जाम, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, क्या चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी तैयारी को दुरुस्त करें कि उनके भी स्कोर अच्छे आएँ? पहली बात तो जो मैंने गलती की थी कि मैंने लेट स्टार्ट किया था, उससे प्रेशर आ जाता है आपको, वो ना करे, थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर ले। बिल्कुल जैन में जाके मत स्टार्ट करो, जो मार्च में एग्जाम है, एग्जाम का वो भी निकल चुका है कि अभी इस पे डेट तो नहीं निकली थी, वो एप्लीकेशन भी निकल चुका है, फिर आप जाके तैयारी स्टार्ट करोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और मे बी उसी प्रेशर में फिर आप करना ही छोड़ोगे, अब तो होगा ही। तो इसलिए इससे अच्छा है कि थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर ले, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लगा रहेगा कि ठीक है मैं कर तो हो रहा हूँ या कर रही हूँ तो हो जाएगा। पहले ये करें, दूसरा रिसोर्सेज स्ट्रीमलाइन कर ले, और तीसरा PYQs मॉक्स जरूर लगाए, और चौथा कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहे, कट ऑफ किसी से नहीं करना है। मैं कहूंगी मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका काफी इसमें रोल रहा है, और उसके साथ मेरे CUET प्रेप के दौरान भी कुछ 4-5 फ्रेंड्स भी बने थे, उनका भी काफी ज्यादा इसमें सपोर्ट रहा है। उनका भी मतलब प्रेपरेशन में कि क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं या फिर क्या यहाँ से क्या कर लेना चाहिए, तो सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। तो कनेक्शन भी आप बनाइए, उसमें कोई वो नहीं है। कहीं से भी आपको अगर लग रहा है कि गाइडेंस हो सकती है यहाँ से, मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कुछ, तो वो भी कीजिए, स्ट्रीमलाइन रखिए, रिवाइज करते रहिए, और लास्ट डे पे थोड़ा सा कूल होकर एग्जाम देने चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, वो बात की बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो फाइनल एडवाइस एक समराइज किया, सिलेबस, PYQ रिवीजन से लेकर के पूरा कॉन्सेप्ट फैक्ट से लेकर के लास्ट डे में कूल काम एंड कंपोज रहने तक की सारी बातें हमने की। उम्मीद करेंगे कि हमारे इस सेशन से जो इस बार के एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, वो भी यहाँ वहाँ से कह सकते हैं ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करेंगे, बल्कि एक कह सकते हैं कंसंट्रेटेड हो करके तैयारी अपनी करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा किरण, और अब तो आप JNU जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल सज्ज हैं एकदम? जी, सिचुएशन ठीक रही, आगे सब ठीक रहा तो जरूर JNU जरूर जाएंगे। बिल्कुल सब ठीक रहेगा, बिल्कुल आप सभी अपना ख्याल रखें और सब कुछ अच्छा होगा। दिस टू शैल पास, और ये चीज़ें भी सही हो जाएंगी। हमें भरोसा है अपनी सेना पर, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस सेफ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और भविष्य की सभी जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, जो भी आप जीवन में करना चाहते हो, उन सभी के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच। थैंक यू।